वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक्सेल एनसी आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग पेपर डिस्कशन के सेशन में होंगे। द संडे वी हैव द टेस्ट नंबर 3, जिसमें कि ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ एक नोवेल इनिशिएटिव्स के साथ कि एवरी संडे आपका एक एसे का टॉपिक भी रहेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐसे टॉपिक को इंक्लूड करने का कि एक राइटिंग स्किल्स नेचुरली बनाना है। सो ये टॉपिक हालांकि ऑप्शनल है, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन अटेम्प्ट, बट आई अर्ज कि दैट एवरीवन शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो हम लोग आज इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर की तरह देखेंगे कि दैट एक एस्पेक्ट है पढ़ाई करना, बट अनदर एस्पेक्ट इज दैट टू कंप्लीट द पेपर and also to complete the paper with the quality content. That is a different thing. It requires your effort, diligence, at the same time time management. वो precision of the time कि मतलब after the examination you will feel कि you know everything, but at the time of that 150 minutes what actually you are doing, that makes a difference. So I hope कि next test में इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, and whatever the remarks we trying to find out that you should keep in the coming examinations, and that you guys would improve in the next day, that is on the test number 4 on the Sunday, right? So let's begin the today's session. So आज के सेशंस का दो सेक्शंस में क्वेश्चंस हैं। एक सेक्शन ए दैट इज फ्रॉम द ज्योग्राफी, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें से कोई भी 2 आपको बनाने थे, एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स। नेक्स्ट टेस्ट से आपका 40 मार्क प्रॉपर जो जेपीएससी का मेंस का जो पैटर्न है उसी पे होगा, वर्ड लिमिट भी इंक्रीज होगा। तो ग्रेजुअली इसको इंप्रूव किया गया है। पहले 20 लिया था हमने, देन वी हैव इंक्रीज टू द 30, एंड इन द नेक्स्ट टेस्ट वी विल ऑल्सो इंक्रीज इट टू द 40 मार्क टाइम, राइट? सो इसमें से कुछ 2 क्वेश्चंस करने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेके एक ग्लिम्स देख लेते हैं हम लोग एंड ट्राई टू सॉल्व, एंड हम लोग चारों को थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपके पास एक फ्रेमवर्क हो कि किस तरह से क्वेश्चंस करना चाहिए, राइट? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डिफरेंशिएट बिटवीन ड्यू, हेल, फॉग। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ब्रीफली। तो इसमें आपको 30 मार्क का क्वेश्चन है और अराउंड 500 to 600 वर्ड्स इसमें आपको लिखना चाहिए। लिखना उसकी हैबिट करनी है। तो क्वेश्चंस को हमेशा फ्रेगमेंट करने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू सम ब्रेनस्टॉर्म, है ना? जब भी आप आंसर लिखें दैट यू शुड फाइंड आउट 5, 6, 10 पॉइंट्स, और उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप आंसर्स को लिखेंगे। मैंने कई बार बात किया है कि हाउ टू राइट एन आंसर। सो आंसर हमेशा स्ट्रक्चर वे में फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इंट्रोडक्शन, देन फोकस ऑन द कंटेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड बॉडी पार्ट, एंड देन द कंक्लूजन पार्ट। ये आपका एक दैट इज कॉल्ड द ब्रॉड स्केलेटन होगा। सो ट्राई टू अडेप्ट योरसेल्फ एंड ट्राई टू प्रोग्राम योरसेल्फ टू राइट एनी ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। And wherever the possibility of the way forward, you must put it because that will fetch a additional mark. ज्योग्राफी के क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं डायग्राम आप इस पे ऐड करें। फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं तो फ्लो चार्ट ऐड करें, बट दैट इज नॉट अ मैंडेटरी आइटम, राइट? सो अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहला बात क्या है कि ड्यू, हेल एंड फॉग में डिफ्रेंशिएट करना है। क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। तो सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं कि ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग या ड्यू, हेल एंड फॉग इसमें पूछा गया है, सो देयर इज ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना? सबको पता है कि कंडेंसेशन और मॉइस्चर अवेलेबल इन दैट एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड थ्रू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड दैट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, इन सब टर्म से हम लोग या उसको एक्सप्रेस करते हैं, राइट? तो हम लोग यहाँ पर जो मॉइस्चर इन दैट एटमॉस्फेयर है वो कंडेंसेशन के थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर कॉल्ड? द टेम्परेचर एट विच द कंडेंसेशन टेकिंग प्लेस। कंडेंसेशन का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रांसफर होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे कि मॉइस्चर से वो द सॉलिड स्टेट में आएगा, जैसे सॉलिड से लिक्विड गैसेस में
कन्वर्ट हो रहा है, उसको कंडेंसेशन बोल रहे हैं। सो कंडेंसेशन किस टेम्परेचर पे होता है? कंडेंसेशन एक ड्यू पॉइंट पे होता है ना? ड्यू पॉइंट पढ़े होंगे, ड्यू पॉइंट, यू मस्ट नो इट। सो कंडेंसेशन के बाद जो भी मॉइस्चर आपके पास अवेलेबल है, वो मॉइस्चर आपको किन किन स्ट्रक्चर, किन किन फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा? द ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स। ठीक है, तो ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स इसमें कन्वर्ट होता है। यू मस्ट नो इट एंड एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट करना है, तो ड्यू, हेल्थ एंड फॉग। तो सबसे पहली बात कि इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, स्ट्रेट पे आप आंसर लिखेंगे, और जब भी डिफरेंशिएट करना हो तो हमेशा टेबुलर फॉर्म में करेंगे, है ना? एक में आप ड्यू लिखें, फिर यहाँ पर आप फ्रॉस्ट लिखें, फिर फॉग लिखें। तो बताओ ड्यू क्या होता है? ना ड्यू जैसे कि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कन्वर्ट हो रहा है किसमें ना, या तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा या सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और कंडेंसेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। सो कंडेंसेशन इज द फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट। बताओ वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज होगा? 0 डिग्री टेम्परेचर। सो 0 डिग्री जब कंडेंसेशन हो रहा है, उस समय यदि टेम्परेचर 0 से कम हो या 0 हो तो क्या होगा ना, मॉइस्चर सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि कंडेंसेशन टेम्परेचर यदि 0 से ज्यादा हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो ड्यू का मतलब होगा कि लिक्विड फॉर्म में। आफ्टर कंडेंसेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे सुबह सुबह कभी जो आप देखते होंगे कि जो धूप घास होता है, या फिर किसी पत्ते के ऊपर में हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे आपको। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ड्यू, राइट? सो ड्यू का मतलब इफ द कंडेंसेशन वर टेकिंग प्लेस or the what is called the condensation temperature is more than what freezing point, then the dew is formed. अब बताओ ये हेल क्या होता है? हेल का मतलब क्या होता है? जैसे लोग बोलते हैं ना कि ओला बढ़ गया, तो व्हाट इज दैट हेल? इफ द कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब सडनली वो क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड हेल। एंड व्हाट इज कॉल्ड फॉग? फॉग बेसिकली क्या होते हैं? लो हैंगिंग क्लाउड्स आर कॉल्ड फॉग, है ना, जिससे विजिबिलिटी रिड्यूस होती है। सो लो हैंगिंग क्लाउड्स आर कॉल्ड फॉग। सो इस तरह से आपको टेबुलर फॉर्म में पहले लिखना है इसको। देन गो टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज दैट? व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि हाउ मेनी नो व्हाट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होगा ना? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन इक्वल टू रेनफॉल प्लस स्नोफॉल। ओके, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश या फिर स्नोफॉल, बर्फबारी, दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं एक वर्ड में? प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन पूछा है कि कितने फॉर्म्स के प्रेसिपिटेशन होते हैं? यू नो दैट कि 3 टाइप्स के प्रेसिपिटेशन होंगे ना। कितने टाइप्स के? नंबर 1 दैट इज कॉल्ड, सबसे पहला क्या होगा बताओ? कन्वेक्शनल टाइप, है ना, कन्वेक्शनल टाइप, कन्वेक्शनल टाइप। नंबर 2 क्या होता है बताओ? ओरोग्राफिक। नंबर 2 इज ओरोग्राफिक, या ओरोग्राफिक को और एक किस नाम से जानते हैं? बैरियर टाइप, है ना, दैट इज कॉल्ड बैरियर टाइप, बैरियर टाइप। एंड नंबर 3 इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रंटल। नंबर 3 को क्या बोलते हैं? फ्रंटल टाइप। ठीक है, सो कितने फॉर्म्स हैं ना? फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेक्शनल टाइप कि सडन हिटिंग ऑफ द सरफेस, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, कभी कभी सडन टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो यू कैन प्रिडिक्ट कि सेम डे बारिश होगी। व्हाई? क्योंकि सडन हिटिंग से जो टेम्परेचर होगा, सो दैट इज कॉल्ड वाटर, दैट इज कॉल्ड एयर विल राइज। सो बारिश का एक सिंपल फंडा क्या होता है? एयर विल राइज। राइज होगा तो क्या होगा? कूलिंग होगा। कूलिंग होगा तो फिर क्या होगा उनका? कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। इफ द ड्रॉपलेट का साइज पता है कि दैट इज कॉल्ड 6 माइक्रोन, उससे ज्यादा साइज हो जाए तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएगा? जमीन पर गिरेगा, यही है बारिश। यदि उससे कम हो तो क्या होगा? वो एटमॉस्फेयर में हैंग करते रहेगा, तो उसको बारिश नहीं बोलेंगे अपन लोग। रेडी माय पॉइंट?
सो तीन टाइप के होंगे। तो सबसे पहले कन्वेक्शनल टाइप है। कन्वेक्शनल टाइप मतलब सडन हीटिंग ऑफ द सरफेस टेम्परेचर। फिर क्या होगा, राइज होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बारिश होगा। सो दिस टाइप इज कॉल्ड कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल। दूसरा हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक या बैरियर टाइप। बारिश का सिंपल फंडा क्या है, हवा को उठाओ, है ना। सो एयर इज कमिंग, किसी वाटर सोर्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू जब एयर क्रॉस करती है तो क्या करती है, वो पिकअप द मॉइस्चर को पिकअप करेगी। उसके बाद ना किसी बैरियर, जैसे कोई वेस्टर्न घाट से, हमारा इंडिया का वेस्टर्न घाट है या कोई इस तरह का पहाड़ है, तो उसमें क्या होता है कि राइज होता है। तो राइज होगा तो क्या हो गया, फिर कंडेंसेशन शुरू, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर रेनफॉल होगा। तो बैरियर के चलते हवा उठ गया, मतलब अपलिफ्ट हो गया, तो ये इसके चलते बारिश हो रही है। तो विच टाइप ऑफ रेनफॉल, बैरियर टाइप ऑफ रेनफॉल। और इसको और एक किस नाम से जानेंगे, दैट इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक बैरियर टाइप एक्सप्लेन करना है। थर्ड टाइप क्या है, फ्रंटल टाइप। तो फ्रंटल टाइप, यू नो व्हाट इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस। एक फिनोमेना होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रंटोजेनेसिस, है ना, फ्रंटोजेनेसिस। ये फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है ना, जब साइक्लोन पड़े होंगे तो साइक्लोन दो टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, और जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। और ये टेम्परेट साइक्लोन कहाँ होता है, अराउंड 60 डिग्री जो अपन लेटीट्यूड है उसके आसपास होता है। तो वहां पर क्या होता है ना, फ्रंटोजेनेसिस होता है, फ्रंट डेवलप होता है। ये फ्रंट क्या होता है कि जब दो एयर मास, है ना, एयर मास कुछ होता है, पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, व्हेन द टू एयर मास ऑफ द डिफरेंट या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कन्वर्ज, तो उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन डेवलप होता है ना। जैसे एक कोल्ड एयर मास और एक हॉट एयर मास है या वार्म एयर मास है, तो ये जब दोनों मिलेगा तो बताओ कौन सा ऊपर जाएगा, वार्म एयर मास, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जहां डिफरेंशिएट होगा, उस बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं अपन लोग, फ्रंट बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेना ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस। सो फ्रंटोजेनेसिस के चलते फिर फ्रंट डेवलप होगा, फिर टॉर्क डेवलप होता है, फिर साइक्लोन डेवलप होता है, और उसके चलते बारिश होती है कि नहीं ना। टेम्परेट साइक्लोन के चलते भी बारिश होगी। So this is a type of rainfall which is caused due to development of front, and this phenomena is called frontogenesis, and due to this frontogenesis rainfall occurs, and that's why it is called frontal type of rainfall. ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आया, क्या एड्रेस करना था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, तो ये हमारा क्लियर है। We have done this part. What are the different type of precipitation? We have to explain about the convectional type. We have to explain about the orographic and barrier type, and then we have to explain about what that we call frontal type. तो इनका छोटे छोटे डायग्राम भी एडिशनली बनाते चले जाएंगे जब आप आंसर लिखेंगे। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ब्रीफली। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आपको बताना है। तो व्हाट इज दैट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ द जियोकेमिकल साइकिल, है ना। और ये क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस है। और ये कौन कौन से फेनोमेना इन्वॉल्व होते हैं इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एवापोरेशन होगा। इवापोरेशन की मतलब जब वेपर बनके किसी भी वाटर बॉडी से जब वाटर एटमॉस्फेयर पे जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन लोग, इवापोरेशन। इवापोरेशन प्लस यहाँ पर और क्या चीज होगा, ट्रांसपिरेशन, है ना। ट्रांसपिरेशन, जैसे भी प्लांट है जो ट्रांसपिरेट करता है, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा। फिर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद क्या होगा, वहां पर कंडेंसेशन, है ना। और ये कंडेंसेशन के बाद हमने क्या देखा था कि क्लाउड बनता है, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड। कंडेंसेशन के बाद चार चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या बनेगा, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। और ये क्लाउड्स के बाद फिर बारिश होगी। तो हमने क्या बताया, इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, इसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इवापो ट्रांसपिरेशन, फॉलोड बाय कंडेंसेशन। एंड कंडेंसेशन के बाद फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। एंड द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन अभी बात कर चुके अपन लोग, स्नोफॉल, रेनफॉल, ठीक। प्रेसिपिटेशन के बाद फिर क्या होगा ना, फिर से इवापोरेशन होगा, और फिर कुछ चीज क्या होगा, सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ मतलब पानी बहते बहते फिर समुद्र या सी में मिल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस रन ऑफ।
So what is hydrological cycle? Hydrological cycle, it is a cyclic process including the evapotranspiration, मतलब evaporation, transpiration, condensation, precipitation and the surface runoff. So in this way, it is driven by ultimate source of energy that is called sun, and this way the water cyclic that is called a hydrological cycle is maintained on this earth. Hydrological cycle is very important for very existence of biodiversity, even the very existence of life. ठीक है. So इसी क्वेश्चंस में चूंकि थोड़ा क्लाउड आया, कॉन्टेक्चुअल है. सो टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर. ये क्लाउड्स कैसे बनता है? तो क्लाउड्स बनने के लिए पहला चीज हमने क्या अभी देखा कि मॉइस्चर इज नेसेसिटी. फर्स्ट कंडीशन, क्या मॉइस्चर होने से ही क्लाउड बन जाएगा क्या? नो. उसके लिए सेकंड क्या चाहिए ना, कुछ हाइग्रोस्कोपिक सेंटर्स चाहिए. हाइग्रोस्कोपिक सेंटर्स किसको बोलते हैं? जैसे कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई सॉल्ट पार्टिकल्स हो गया, कोई सूप हो गया, कोई एरोसोल्स हो गया, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसके अराउंड क्या होता है ना, मॉइस्चर इस तरह से कंडेंस होता है. और व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड इज नथिंग बट ए क्लम्प ऑफ मॉइस्चर. सो क्लाउड बनने के लिए क्या चाहिए आपको? मॉइस्चर प्लस हाइग्रोस्कोपिक सेंटर चाहिए और ये क्लाउड बन गया. अब क्लाउड बनने के बाद कितने टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं ना, ब्रॉडली क्लाउड्स को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे: हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड एंड लो क्लाउड्स. कौन कौन से तीन क्लाउड? हाई क्लाउड, मिड क्लाउड एंड द लो क्लाउड. हाई क्लाउड्स को किस नाम से जानते हैं? द सीरस क्लाउड, है ना. हाई क्लाउड्स आर नोन एज सीरस क्लाउड. जैसे आसमान में व्हाइट जो क्लाउड दिखते हैं, दीज आर रेनलेस क्लाउड, है ना, हाई क्लाउड. मिडिल क्लाउड इज कॉल्ड अल्टो क्लाउड. ठीक है, मिड लेवल पे जो होगा उसको अल्टो क्लाउड बोलेंगे. एंड लो को क्या बोलते हैं हम लोग? निम्बस क्लाउड. उसको क्या बोलेंगे? निम्बस क्लाउड. एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए कौन सा होगा? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. ये लो क्लाउड्स का टाइप है, उसको क्या बोलेंगे? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के चार इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखने हैं. अभी याद हो जाएगा: लाइटनिंग, थंडर, हेवी रेनफॉल एंड ब्लैक क्लाउड्स. ठीक है, तो जहां पर भी साइक्लोन आए, ब्लैक क्लाउड्स हो, थंडर, लाइटनिंग हो, तो आपको क्या याद हो जाना चाहिए कि दैट इज बेसिकली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कैसे याद रखेंगे ना? दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग, थंडर, ब्लैक क्लाउड, हेवी रेनफॉल. तो ये क्या हो गया? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. ठीक है. सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अभी डिस्कस किए, और इस क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ये तीन टर्म्स हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यू, हेल एंड फॉग. उसको टेबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि प्रेसिपिटेशंस के जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसको एक्सप्लेन करना है. ओरोग्राफिक है, कन्वेक्शनल है, देन व्हाट इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल टाइप. देन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना है कि इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, देन कंडेंसेशन, देन precipitation, then the surface runoff. So this process is a part of biogeochemical cycle and ultimate source is the sun. ठीक, तो आप लिख लो इसका आंसर. तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए. आपको इतना लिखना चाहिए था, सफिशिएंट है. 400 क्या, आप इसमें 1000 वर्ड्स में लिख सकते हो. आपको प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस टेस्ट इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि दैट हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. Getting my point? Because it is all about the writing and how fair in your the writing that is going to determine whether the chances to select or you are going to eliminate out from the process. So you should always just brush up yourself. Let's move to the another question, the question number 2. Discuss in detail the tricellular model of atmospheric circulation with the help of a suitable diagram. ठीक है. सो अब हम लोग ट्राइसेलुलर मॉडल की बात कर रहे हैं. व्हाट इज दिस ट्राइसेलुलर मॉडल? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इट इज वन ऑफ द पोटेंशियल कि आपके फाइनल एग्जाम में इसको 40 मार्क का क्वेश्चन की तरफ फ्रेम किया जा सकता है, जिसका आपको अच्छे से आंसर लिखना है. ट्राइसेलुलर मॉडल क्या बोलता है बताओ. तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जो हमारा अर्थ सिस्टम है, इस अर्थ सिस्टम में टोटल कितने प्रेशर बेल्ट्स हैं, और यह सिस्टम को हम लोग कैसे हम लोग कभी कभी डिफाइन करते हैं. इट इज ए 7 प्रेशर बेल्ट्स. देयर आर 3 सेल्स या ट्राइसेलुलर मॉडल, राइट. तो आपको
तीन सेल्स के बारे में डिस्क्राइब करना है यहाँ पर, कौन कौन सा, हेडली सेल, फेरल सेल एंड द पोलर सेल्स। ठीक है, कौन कौन से तीन सेल्स होते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। और ये कहाँ डेवलप होता है आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, यू मस्ट रिविजिट उसके 7 प्रेशर बेल्ट्स वाले डायग्राम को आप याद रखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, देन अराउंड 23.5 के आसपास क्या मिलता है, सब ट्रॉपिकल व्हाट हाई, फिर आपको क्या मिलेगा, सब पोलर लो एंड लास्ट में क्या मिलेगा आपको, पोलर हाई। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मिलेगा आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको मिलेगा इसी का कंटिगुअस, दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल हाई, देन सब पोलर लो एंड देन द पोलर हाई। इस तरह से काउंट करो 7 प्रेशर बेल्ट्स है। ये प्रेशर बेल्ट्स के अराउंड एयर का सर्कुलेशन होता है ना। हाई प्रेशर में एयर क्या होगा ना, डिसेंड करेगा, लो प्रेशर में ये क्या होगा, राइज करेगा। तो जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट माने इक्वेटर के आसपास जो एरिया है वहां पर लो प्रेशर सिस्टम, तो लो प्रेशर सिस्टम में तो क्या होगा, एयर राइज करेगा ऑब्वियसली, तो एयर राइज करा दो। और इसको हमेशा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ज्योग्राफी इज एज इजी एज योर ऑब्जर्वेशंस आर। If you are saying कि okay, air is rising, the air is sinking, then geography is very easy. Otherwise, it would be little bit difficult. So low pressure region पे आप air को rise करा दो, rise करा दिया। फिर उसी तरह से high pressure region पे होगा तो air को sink करा दो, तो sink करा दिया। अब फिर नीचे क्या होगा, high से low pressure की ओर आएगा और फिर ये ऊपर जाएगा फिर गिरेगा। इस तरह से एक सेल बन रहा है, तो this is called the Hadley cell। तो ये पहले यहाँ पर क्या बन जाएगा, Hadley cell बन जाएगा। उसी तरह से आप इसके बीच में चले जाओ, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, उसके बीच में एक सेल बनेगा। इसका रीजन क्या है, थर्मोडायनामिक प्रेशर्स होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एक सेल बनेगा, दिस इज कॉल्ड फेरल सेल एंड लास्ट में क्या बन जाएगा आपका, पोलर सेल्स। और इनमें अलग अलग टाइप के विंड्स होते हैं, जैसे कि परमानेंट विंड्स जिसको कि प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं अपन लोग सॉरी, लाइक द ट्रेड विंड्स है, फिर वेस्टर्ली है, फिर पोलर रीजन पे पोलर ईस्टर्ली है। तो आपका एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया होगा, उस डायग्राम को आप अच्छे से पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद आप 7 प्रेशर बेल्ट्स को हेल्प लेते हुए यू मस्ट एक्सप्लेन द 3 सेलुलर मॉडल दैट इज कॉल्ड हेडली सेल, पोलर सेल एंड फेरल सेल। तीनों का अलग अलग हेडिंग लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, व्हाई दिस सेल इज डेवलप्ड, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर दिस डेवलपमेंट ऑफ द सेल एंड उसके चलते किस तरह से ग्लोबल लेवल पे मॉइस्चर एंड हीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू दिस 7 प्रेशर बेल्ट मॉडल सिस्टम। तो ये आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना चाहिए था। सो ये सारे कंपोनेंट को ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट what do you mean by the composition of the atmosphere? Now, atmosphere is dominated by nitrogen and oxygen, and explain the evolution of the atmosphere. इसमें भी आपके पास 3 पार्ट है क्वेश्चन, इसमें से आप एक एक पार्ट को एड्रेस करेंगे। दिस इज द वे। द फर्स्ट पार्ट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कि what is atmosphere? Atmosphere is what? It is an air cover, it is an envelope of gases which surrounds the earth system. And then you atmosphere का जो आप stratification पढ़े हैं क्या, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, this is the stratification, it is not the composition. बट आप जब इस कंपोजिशन को एक्सप्लेन करेंगे तो इंट्रोडक्शन में आप स्ट्रेटिफिकेशन को भी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जब कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो कंपोजिशन में आपको एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन लिखना है। कि जब गैसियस कंपोजिशन लिखना है और गैसियस कंपोजिशन की बात करेंगे तो उसमें से 4 प्रीडोमिनेंट गैसेस कौन कौन से हैं, दैट इज 6 मैंने कभी बताया है कि नो एसी है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कुछ ट्रेसिस गैसेस हैं, उसको भी आप एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ठहरना,
उसमें से रेलेवेंस थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाएंगे कि नाइट्रोजन वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन वाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द परसेंटेज। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि कंपोजिशन को आप एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट कि अभी के टाइम में द मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का, फॉलोड बाय ऑक्सीजन। सो ये इनिशियली जो एटमॉस्फेयर है, इनिशियल करने का मतलब कि आफ्टर द बिग बैंग, आफ्टर बिग बैंग और जो अर्थ सिस्टम डेवलप हुआ है, वो जो नेबुला से डेवलप हुआ है, वो नेबुला कितने सालों पहले लगभग डेवलप हुआ था, दैट इज 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। आप लोग पढ़े होंगे नेबुलर हाइपोथेसिस में कि दैट इफ द नेबुला फ्रॉम व्हिच आवर द सोलर सिस्टम हैज डेवलप्ड, वो नेबुला कितने सालों पहले आया, अराउंड 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। और जो प्लैनेट्स है ये कब बने हैं, अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। जियोलॉजिकल टाइम में आप मस्ट you have read कि 4.6 billion years ago the planets have been formed. So क्या initially planet में ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का डोमिनेंस था? नो, उस समय हाइड्रोजन एंड हीलियम डोमिनेटेड था। तो ये हाइड्रोजन एंड हीलियम से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते होते अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैसे बना, इस पूरे प्रोसेस को आपको इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में दिखाना है। तो कुछ टाइमलाइन आप लोग याद रखना, जैसे 5.6 बिलियन ईयर्स अगो द नेबुला, 4.6 billion years ago the formation of the planets, 4.44 billion years ago what is that, that is called moon formation. Then life on this what is called aquatic life का 4 billion years को आसपास, 3.8 के आसपास फिर फोटोसिंथेसिस डेवलप होता है, एंड फोटोसिंथेसिस के बाद एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रिवेलेंस या फ्लडिंग शुरू होता है, मतलब डोमिनेंस शुरू होता है। तो ये सारी चीजों का आप स्टेज बाय स्टेज लिखते चले जाएंगे। So that is the demand of this question. I think you must now getting to what is actually the demand of the question. तो क्या क्या इसमें लिखना था, अब इसको लिख सकेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन लिखेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद किस तरह से ये डोमिनेंस हुआ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो आप लिखेंगे इन द डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। देन इसमें जब कंपोजिशंस लिखेंगे तो गैस के रेलेवेंस के बारे में भी थोड़ा सा लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द हीट बजट, एक्सप्लेन द हीट बजट फॉर द अर्थ सिस्टम, हाईलाइट इट्स रेलेवेंस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन यू कैन कॉल। ये आपका पोटेंशियल क्वेश्चन भी हो सकता है, इस तरह क्वेश्चंस जो मस्ट रिवाइज एंड मस्ट प्रिपेयर। तो डिफाइन द हीट बजट। हीट बजट क्या होता है बताओ बच्चों, कि जस्ट लाइक कि in economics you must have read कि that is called budget. And what is the budget? Budget is like estimated receipt and expenditure. इसी को बजट बोलते हैं अपन लोग, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा जो अर्थ सिस्टम है, अर्थ अलॉन्ग विद द सन, ये भी एक हीट बजट की तरह काम करता है। कि जैसे सन से 100 यूनिट्स का आपको इंसोलेशन भेजा जाता है, सोलर एनर्जी भेजा जाता है, और सन वापस 100 यूनिट लेता है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं एब्जॉर्प्शन होता है, कहीं रिफ्लेक्शंस होता है, कुछ ट्रांसमिशंस होता है। इसी को अपन लोग एक क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में, क्वांटिटेटिव रूप में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट बजट। तो व्हाट इज हीट बजट? हीट बजट इज नथिंग बट, हीट बजट इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ the incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiations. So both the quantitative and qualitative study about this insolations and TR is nothing but called a heat budget. अब इसमें आपको NCERT के टेक्स्ट बुक से जो हीट बजट का डायग्राम प्लस हीट बजट का जो कैटेगराइजेशन है, इसको आपको लिखना चाहिए। इसमें आप आंसर लिखते समय दो साइड लिख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड इनपुट साइड, कि इनपुट साइड में किस तरह से आ रहा है, लेट्स से द 100 यूनिट कमिंग फ्रॉम द सन, उस 100 यूनिट का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कि पता है कि एटमॉस्फेयर में एंटर करने के पहले 35 यूनिट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड अल्बिडो ऑफ अर्थ, 35% अप्रॉक्सीमेटली। देन रिमेनिंग क्या हो गया, 65% क्या चला, एटमॉस्फेयर के अंदर आया, एंड इस 65 में से फिर डिवाइड कर दो 14 यूनिट्स, ये कहाँ चला गया, एब्जॉर्प्शन हो गया एटमॉस्फेयर पे, और बच गया कितना, 51 यूनिट। तो 51 यूनिट कहाँ पहुँच गया, धरती पे आ गया। अब अर्थ इज ए ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का क्या फीचर होता है, ठीक है, और यू कैन कॉल अप्रॉक्सीमेट ब्लैक बॉडी है।
सो ये ब्लैक बॉडी क्या करेगा, इसको ना सेम अमाउंट जितना रिसीव किया उतना उतना उधार है कि सबको लौटा देगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है, जब इंसोलेशन आ रहा है तो इंसोलेशन इज ए शॉर्ट वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ कम है, एटमॉस्फेयर के अंदर तो घुस गया, लेकिन जब वापस जब जाएगा तब इसका वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, इसकी ये लॉन्ग वेवलेंथ हो गया। तो क्या हो गया, ये ट्रैप हो गया इसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस में। तो कुछ गैसेस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करती है, इसी फिनोमेना को तो अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते ओवरऑल टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो दैट इज द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए गुड बिकॉज इट ऑल्सो क्रिएट्स द कंडीशन फॉर लिविंग ऑन द अर्थ। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जैसे कि प्लूटो, जहाँ पर एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाता बताओ, ऑन एन एवरेज -17 -18 डिग्री टेम्परेचर। तो क्या -17 -18 डिग्री टेम्परेचर पे नॉर्मल लिविंग पॉसिबल होता, नो। और ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के चलते कितना एवरेज टेम्परेचर, अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल लिविंग के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए चाहिए। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट्स ए कंड्यूसिव कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर का कंडीशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आप इसी से समझ सकते हो कि ये हीट बजट का ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। पहली बार आप मेजरमेंट करेंगे इनपुट एंड आउटपुट साइड में, फिर हम लोग अभी जो बात की वो क्या है, इसका रेलेवेंस है ना। हीट बजट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, बिकॉज हीट बजट इज अल्टीमेट सोर्स फॉर और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, है ना। अब हम लोग यहाँ पर पहले तो डिफाइन करेंगे इसको, और जब भी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, whenever you going to write any definition, just write in a very simple terms, start in a small sentence, है ना। It refers to, like that sentence, heat budget refers to both the quantitative and the qualitative aspect of the measurement of the insolations and the terrestrial radiations. Insolation refers to the incoming solar radiation, which are the short wavelength, and terrestrial radiations refers to the outgoing solar radiation, that is in terms of the large wavelength. So इस तरह के sentences आप लिखें and gradually you just enrich your answer with the substantiation, with the diagrams, कुछ quality content, कुछ अच्छे facts, और most important the organizations of the things, because examiner को एक interest होना चाहिए कि okay the student must have did with diligence, और पहले परस्यूट लिया है इसने, पहले तैयार किया है। एडहॉक वे में भी सेम कंटेंट आप लिखेंगे, बट प्रेजेंटेशन वुड नॉट बी एज गुड, इट रिक्वायर्स योर एफर्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पे काम करना है। नेक्स्ट टेस्ट में आपको इन छोटी बातों को ध्यान रखना है। सो डिफाइन कर लिया अपन लोगों ने, हीट बजट फॉर द अर्थ सिस्टम भी बता दिया, और एनसीईआरटी से ही आप डेटा यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा ऑथेंटिक होता है। रेलेवेंस की बात करेंगे तो आप इसमें रेलेवेंस में सब लिख सकते हैं, द सोर्स फॉर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, वेजिटेशन टाइप, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटोलॉजिकल फेनोमेना। सो जितने भी चीजें आप पढ़े हैं उसका रीजन क्या है, हीट बजट तो है, एंटायर क्लाइमेटोलॉजी, दैट इज माय पॉइंट। सो इसको आप लोग को पॉइंट वाइज लिखना है, और चूंकि 30 मार्क का क्वेश्चन है तो डियर हमेशा याद रखिए कि आपके पास कंटेंट अच्छे होने चाहिए। रेलेवेंस लिखें वो अराउंड 2 पेज लिखना है आपको। कैसे लिखना है यही तो फिर आपका काम है। दैट इज माय पॉइंट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज जस्ट टू फेमिलराइज यू कि टू व्हाट डोमेन यू शुड रीच, कितना कंटूर कहाँ तक जाना है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ये एक टाइपिकल आंसर होगा, दिस शुड नॉट बी द परफेक्ट मॉडल आंसर। आप इससे अच्छा भी लिखेंगे, हो सकता है इससे बेहतर और आप लिख सकते हैं खुद से। तो आपको बस खाली चीजें सीखनी है कि the things to be done and what things you must keep in mind whenever you going to attempt any of the paper। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस था, इसमें से कोई भी आपको 2 अटेम्प्ट करना था, है ना, और आप लोग किए ही होंगे एज आई एक्सपेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन बी, जिसमें कि हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस के क्वेश्चंस थे, और उसको हम लोग फिर डिस्कस करते हैं और फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें समझते हैं कि क्या हमें नेक्स्ट टेस्ट में और ऐड ऑन करना चाहिए।